दिल्ली एनसीआर में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत की वजह बन गई। कई घंटे हुई बारिश ने राजधानी दिल्ली की रफ्तार ही रोक दी, क्योंकि जलभराव की वजह से जगह जगह पानी भर गया और सड़कें तालाब की तरह नजर आने लगी। इतनी बारिश हुई कि शहर पानी पानी हो गया। पॉश और वीआईपी इलाके तक मौसम की मार से नहीं बचे। सुप्रीम कोर्ट के पीछे से गुजरने वाली मथुरा रोड में तो घुटनों तक पानी भर गया। सड़क किनारे बना बस स्टैंड भी आधे से ज्यादा डूबा दिखाई दिया। पानी भरने की वजह से गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया। हालांकि बाद में पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश शुरू की गई। पानी में कोई गाड़ी न फंस जाए, इसके लिए क्रेन का भी इंतजाम किया गया। सुप्रीम कोर्ट के ठीक पीछे की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे हैं क्रेन भी लगाई गई है। क्रेन इसलिए लगाई गई है ताकि कोई गाड़ी अगर यहाँ फंस जाती है तो उसे निकाला जा सके। दिल्ली के एक और पॉश इलाके वसंत कुंज में भी कुछ यही नजारा दिखा। वहां बारिश के पानी ने सड़कों पर कुछ इस तरह कब्जा जमाया कि लोगों के लिए चलना भी मुश्किल हो गया। घुटनों तक पानी भरने की वजह से वहां लंबा जाम लग गया और सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आईं। सड़क तो ऐसे लगने लगी जैसे वहां सड़क नहीं कोई नहर बह रही हो। सबसे ज्यादा मुसीबत मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों को उठानी पड़ी। दिल्ली से गुरुग्राम को जोड़ने वाला ये रास्ता है और लोग किस कदर परेशान हैं। लंबा जाम यहाँ पर लग गया। कई लोगों ने इस मौके का फायदा भी उठाया। सामने आई तस्वीर में एक सब्जी वाला तो सड़क में भरे पानी में ही सब्जियां धोता नजर आया। तो बारिश हो रही है, बचत बच जाएगी पानी से, तो यही बारिश में धुल जाएगी। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके में तो एक अंडरपास पानी में पूरी तरह डूब गया। इतना पानी भर गया कि लोगों के डूबने के खतरे को देखते हुए उसे बंद करना पड़ा। अंडरपास बंद होने की वजह से लोग अपने काम धंधे के लिए भी नहीं निकल पाए। इसी तरीके की दिक्कत आती है, आने जाने में दिक्कत आती है। छुट्टी करके घर बैठे हुए हैं। पिछली बारिश में भी इस अंडरपास की कुछ यही हालत हुई थी, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तस्वीरें सामने आने के बाद यहां जल भराव की दिक्कत को ठीक करने का दावा किया गया था, लेकिन हालात इस बार भी नहीं बदले। जोरदार बारिश हुई तो अधिकारियों के दावों की भी पोल खुल गई। बारिश और जल भराव की ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें दूसरी जगहों से भी सामने आई। कई लोगों की गाड़ियां सड़क में ही बंद हो गई। सामने आई तस्वीर में एक ऑटो पानी में फंसा दिखाई दिया। किस तरीके से जल भराव की स्थिति इस मुनीरका फ्लाईओवर के नीचे बनी हुई है। एक ऑटो फंस गया है। बाद में किसी तरह ऑटो वाले ने अपना ऑटो वहां से निकाला। पानी भरने की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। गाड़ियां किसी तरह रेंगते हुए वहां से गुजरती दिखाई दी। लेकिन मानसून की यह बारिश सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उसके पास हरियाणा के गुरुग्राम में भी आफत बनकर बरसी। पिछली बारिश में बेहाल हो चुका गुरुग्राम इस बार भी पानी पानी हो गया, क्योंकि वहां की ज्यादातर सड़कों में इतना पानी भर गया कि वो नदी जैसी दिखाई देने लगी। कमर तक पानी भरने से लोगों के लिए बाहर निकलना भी दूभर हो गया। सबसे ज्यादा मुसीबत मोटरसाइकिल और स्कूटर वालों को उठानी पड़ी। सामने आई एक तस्वीर में एक आदमी अपने स्कूटर को पानी में ही खींचता दिखाई दिया। उसके पीछे आ रही गाड़ी के पहिए भी पानी में डूबे नजर आए। रिहायशी इलाकों में तो हालात और भी खराब नजर आए। वहां बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। निगम के अधिकारियों का एक तरह से निकम्मापन है। कई पॉश हाउसिंग सोसाइटियां तक बारिश के कहर से नहीं बच सकी। एक सोसाइटी के बेसमेंट में तो बारिश का पानी झरने की तरह गिरता दिखाई दिया। वहां मौजूद कई लग्जरी गाड़ियां भी पानी के बीच खड़ी दिखाई दी। दिल्ली के करीब उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। जगह जगह पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और लोग जैम में फंसने को मजबूर हो गए। लेकिन सिर्फ बारिश और जल भराव ने ही नहीं, पेड़ गिरने जैसी घटनाओं ने भी दिल्ली की रफ्तार रोक दी। भारी बारिश की वजह से दिल्ली के आर के आश्रम मार्ग में एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से पूरा रास्ता बंद हो गया। सामने आई तस्वीरों में वो भारी भरकम पेड़ सड़क के बीच में पड़ा दिखाई दिया। पेड़ गिरने की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और रास्ता साफ करने का काम शुरू किया। कई कर्मचारी बिजली से चलने वाली आरी की मदद से पेड़ को काटते दिखाई दी। इस दौरान पूरा रास्ता कई घंटे तक बंद रहा और वहां से गुजरने वाले लोगों को दूसरी तरफ से आगे भेजा गया। ट्रैफिक पूरा बंद है। पेड़ को हटाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। छोटे छोटे टुकड़ों में पेड़ के जो टहनियां हैं उनको काटा जा रहा है ताकि हटाना आसान रहे। यही नहीं, दिल्ली में 18 साल बाद जुलाई महीने में इतनी बारिश हुई। न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि साल 2003 में इसी एक महीने में सबसे ज्यादा 632 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जबकि 2013 में यह आंकड़ा 340 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। और अब इस साल जुलाई में बारिश का यह आंकड़ा 380 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है, जबकि महीना खत्म होने में अभी 4 दिन बाकी हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली में तेज हवा के साथ बारिश का अनुमान भी जताया है। सौबात की एक बात यह कि दिल्ली एनसीआर का ये मौसमी संकट हम सब ने मिलकर पैदा किया है। हम, आप, नगर निगमों, शहर का प्रशासन संभालने वाले सब इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोगों ने नालों को भी स्लैब डालकर कब्जा कर लिया। जहां नाले खुले हैं उनको हमने कूड़ेदान बना डाला, जिसकी तरफ से अधिकारियों ने भी आंखें बंद कर ली। और अब हाल यह है कि दिल्ली एनसीआर के जल भराव में हमारी जिंदगी और देश की इज्जत दोनों डूब रही।
मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों में पानी कहर बनकर बरसा, जिससे वहां कई इलाकों में रहने वाले लोग मुसीबत से घिर गए। कई सड़कों पर पानी भर गया तो कई नदियां उफान पर आ गई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। मध्य प्रदेश के श्योपुर से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर सड़क है कहां। वहां रीछी, पार्वती और अमराल नदियों में पानी का बहाव तेज हो गया। लगातार बारिश होने की वजह से उनमें पानी कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ा तो उनके आसपास मौजूद इलाकों में पानी भरने की समस्या भी खड़ी हो गई। लोगों के घरों में पानी घुस गया, उनका फर्नीचर और खाने पीने का सामान सब कुछ गीला हो गया। मुसीबत तो उन लोगों की भी बढ़ गई जिन्हें वहां से निकलने वाले रास्ते से गुजरना था। जो जहां था वहीं फंस गया, वहां जैम के हालात बन गए। आगे जाने का रास्ता बचा नहीं तो मुसाफिरों ने वहीं से वापसी कर ली। कुछ इसी तरह के हालात राजस्थान के करौली में भी देखे गए। सड़कें पानी से लबालब दिखी। वहां से गुजर रही गाड़ियों को देखकर ऐसा लगा मानो वो सड़क पर नहीं किसी तालाब में चल रही हैं। राजधानी जयपुर की सीकर रोड ने तो ऐसा एहसास दिला दिया जैसे किसी नदी ने अपना रास्ता बदलकर सड़क से बहने का मन बना लिया हो। सौ बात की एक बात है कि पश्चिम मध्य प्रदेश और एमपी, हरियाणा और पंजाब से जुड़े राजस्थान के इलाकों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, जहां सामान्य से 3 गुना तक ज्यादा बारिश हुई, जिसकी वजह से एमपी की नदियां हर साल की तरह उफान मारने लगी, जबकि राजस्थान में संकट जल भराव से पैदा हुआ, जिसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नालों पर कब्जा कर लिया है। और मानसून से पहले हम प्रशासन से यह भी पूछना जरूरी नहीं समझते कि जल भराव से बचाने के लिए क्या किया गया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र सरकार को अहम सलाह दी। न्यूज 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि अदालत ने केंद्र को सुझाव दिया कि मार्च 2020 से अब तक अनाथ हुए सभी बच्चों को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, जिस पर केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे जब वो 23 साल के हो जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि बच्चे के मां बाप की मौत कोरोना की वजह से हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताया और कहा कि जो हालात हैं उनमें हर अनाथ बच्चे को यह मदद मिलनी चाहिए। अदालत ने इस मामले को खुद सुनवाई के लिए चुना और सरकार को अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने का सुझाव भी दिया। खबर है कि प्रधानमंत्री ने मेडिकल परीक्षाओं में ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के आरक्षण के मुद्दे को सुलझाने के निर्देश दिए। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर एक बैठक की, जिसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया समेत कई विभागों के सचिव मौजूद रहे। खबर है कि प्रधानमंत्री ने बैठक में निर्देश दिया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को आरक्षण देने की योजना जल्द लागू करने को कहा। खबर है कि पीएम ने साफ कर दिया कि यह मामला कोर्ट से बाहर सुलझाने की कोशिश की जाए। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो सभी राज्यों से जानकारी जुटाए कि वहां ईडब्ल्यूएस वर्ग के आरक्षण की योजना की क्या स्थिति। मौजूदा समय में राज्यों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट की 15% और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीटें अखिल भारतीय कोटे के तहत आती हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिल रहा है, क्योंकि इन सीटों पर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से जुड़े लोगों को आरक्षण का प्रावधान ही नहीं। उत्तर प्रदेश के हरदोई से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शिव मंदिर में दर्शन के लिए एक महिला पुलिस से भिड़ गई। कोरोना की वजह से वहां मंदिर अब तक नहीं खोले गए, जो कि मंदिर पहुंची महिला को वहां तैनात पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी समझ नहीं आया और वो उनसे उलझ बैठी। गुस्से में आकर उसने मारपीट तक शुरू कर दी। इससे पहले वो दोनों पुलिसकर्मी उस महिला को वहां से भेजने की कोशिश करती दिखी, लेकिन इतने के बाद भी वो महिला अड़ी रही और जिद करती रही कि उसके परिवार को मंदिर के अंदर जाने दिया जाए। बताया गया कि बाद में उस महिला को उन पुलिसकर्मियों की बात समझ आ गई और अपनी गलती का एहसास भी हो गया। कार्रवाई नहीं की गई है। उक्त महिला श्रद्धालु द्वारा भी बाद में स्वयं ही क्षमा याचना की गई। माफी मांगने के बाद वो महिला वहां से चली गई। सौ बात की एक बात है कि महामारी की वजह से इस बार सावन में कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई, लेकिन इसका मतलब हम लोगों की समझ में नहीं आया, वरना हम मंदिरों के बाहर दर्शन के लिए भीड़ नहीं जुटाते और गलती से मंदिर चले भी जाते तो भी वहां बंद दरवाजा देखकर शांति से लौट जाते। लेकिन शांति की भाषा भी तो हमें समझ में नहीं आती। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ छात्रों ने उनके 12वीं क्लास के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक स्कूल में हंगामा खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि उन्हें जो नंबर दिए गए उनमें धांधली की गई, जिस पर वो भड़क गए और उन्होंने स्कूल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए छात्रों ने स्कूल के फर्नीचर को काफी नुकसान पहुंचाया
उन्होंने मेज, कुर्सी और जो कुछ भी उनके हाथ लगा वो सब कुछ तोड़ डाला। हंगामा बढ़ा तो पुलिस भी वहां पहुंची। उन्होंने अपना आपा खो चुके छात्रों को समझाने की कोशिश की, उनसे बातचीत की। छात्रों की मांग है कि उनके नंबरों की दोबारा जांच की जाए। पुलिस वालों ने एक कमरे में टीचरों से भी अकेले में बातचीत की। काफी बवाल के बाद पुलिस वहां शांति बनाने में कामयाब हो पाई। सौभाग्य की एक बात है कि पश्चिम बंगाल में 12वीं का इस साल कोई इम्तिहान नहीं हुआ और 97% से ज्यादा छात्र छात्राओं को 10वीं और 11वीं में मिले नंबरों के आधार पर पास कर दिया गया, जिससे फेल हुए बच्चे और उनके अभिभावक भड़क गए, जिनके गुस्से से ज्यादा सरकार और शिक्षा विभाग को इस बात की चिंता थी कि अगर सारे बच्चों को पास कर दिया गया तो आगे की पढ़ाई के लिए सीटों का जुगाड़ कहां से होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 90% से ज्यादा बच्चे कभी पास नहीं होते थे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में पहाड़ खिसकने की घटना से जुड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला एक और वीडियो सामने आया। वहां रविवार को पहाड़ से गिरने वाले पत्थरों की चपेट में आने से 9 सैलानियों की मौत हो गई थी, जिसका एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में बुरी तरह घायल एक सैलानी हादसे के बारे में जानकारी देता नजर आया। पत्थर गिरे और पलट गई। मैं बिल्कुल ड्राइवर की साथ वाली सीट पे था, तो मैं बाहर निकल गया था, गिर गया बाहर। उसके वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान भी पहाड़ से पत्थर गिरते नजर आए। अभी भी पत्थर गिर रहे हैं। भाई हटो वहां से, पत्थर आ रहे हैं, हटो। बाद में वो किसी तरह वहां से भागकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा। इस दौरान एक दूसरा सैलानी भी वहां पहुंचा, वो भी बुरी तरह जख्मी था। शिरलो ब्राय और मैं नवीन, हम दोनों अभी सर्वाइव कर पाए। हमें खिड़की से बाहर हम गिर गए थे, तो किसी तरीके से हम बच गए। कुछ देर बाद दोनों ने गाड़ी में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश शुरू की, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाए और उन्हें वापस आना पड़ा। मुझे गाड़ी नजर नहीं आ रही है, मुझे लगता है नीचे रिवर तक गई है, तो हम ये सेफ एरिया नहीं है और काफी आगे तक हम वापस जा रहे हैं। इस दौरान वो दोनों बार बार पुलिस और इमरजेंसी हेल्पलाइन को फोन कर मदद मांगते नजर आए। सौभाग्य की एक बात है कि किन्नौर में जिस जगह मिट्टी और चट्टानें गिरी वो चीन की सीमा तक जाने वाला सबसे अहम रास्ता है, जिसका इस्तेमाल सेना भी करती है। और अभी ये तय नहीं हो पाया है कि रास्ता दोबारा कब खुलेगा, क्योंकि सड़क और पुल को फिर से बनाने के लिए अभी भूगर्भ विशेषज्ञों की टीम सर्वे करके ये पता लगा रही है कि मिट्टी और चट्टान गिरने की वजह क्या थी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वहां आपसी विवाद में एक युवक को पेड़ से उल्टा लटकाकर बेरहमी से पीटा गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तस्वीरों में दिखा कि कैसे उसे कुछ लोगों ने पेड़ से लटकाकर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। आरोप है कि पीड़ित युवक का भाई गांव की ही एक लड़की को लेकर फरार हो गया, जिसके बाद उसका पता जानने के लिए लड़की के घर वालों ने उसे इस तरह से पीटा। पिटाई को देखने के लिए वहां लोगों का हुजूम जुटा रहा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा चुकी है। वीडियो में मौजूद बाकी आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। सौभाग्य की एक बात यह कि मुरादाबाद में जिस युवक को पीटा गया वो लड़की के साथ भागे लड़के का सगा भाई नहीं है, बल्कि मौसेरा भाई, जो खेती के काम में मदद करने आया था, जिसे कुछ जाहिलों ने लड़की का पता बताने के लिए पीट दी। एक दिन पहले राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान जिस ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया था वो नई दिल्ली इलाके में कैसे आया, इसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी। न्यूज़ 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट है कि इस काम के लिए एक अलग टीम बनाई गई जो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है और यह पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर प्रदर्शन में इस्तेमाल ये ट्रैक्टर किस रूट से नई दिल्ली इलाके में आया। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि इस ट्रैक्टर को ट्रक में छिपाकर हरियाणा से दिल्ली लाया गया और खबर है कि इसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर उतारने का प्लान था, लेकिन वहां पास में खुफिया विभाग के दफ्तर होने की वजह से ट्रैक्टर को केटीएस तुलसी के घर पर उतारा गया। और खबर है कि रात में ही हरियाणा के एक नेता की देखरेख में ट्रैक्टर को प्रदर्शन के लिए तैयार किया गया, जिस पर सवार होकर राहुल गांधी संसद के गेट तक पहुंचे थे और कृषि सुधार कानूनों का विरोध किया था। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस जांच पड़ताल पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भड़क गए और उन्होंने पुलवामा हमले की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घेरा। यही अगर जांच और पड़ताल और ये जागरूकता अगर होती तो पुलवामा के जो आतंकवादी हमला हुआ वो नहीं होता। ये मोदी शाह सरकार चलाने का एक तरीका है। उत्तर प्रदेश के इटावा से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली तो वहीं उनकी मुसीबत भी बढ़ गई। इसकी नौबत तब आई जब जिले के कई इलाकों में घंटों तक आसमान से पानी बरसा।
जिसका नतीजा ये हुआ कि कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। भारी बारिश ने शहर के एक अंडरपास को ऐसा डुबोया कि कोई भी उसे आसानी से पार नहीं कर सका। इस चुनौती का सामना खुद प्रशासन की कुछ गाड़ियों को करना पड़ा। जब वो बीच में ही फंस गईं तो उन्हें भी दूसरी गाड़ियों की तरह मशीन से खींचकर बाहर निकाला गया। वहां से गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा तो चलते चलते बंद ही हो गया, जिसके बाद उसमें सवार लोगों को उसे धक्का देना पड़ा। इन हालात में उस मशीन को वहीं खड़ा कर दिया गया, क्योंकि एक एक कर कई गाड़ियां वहां पानी में फंसती चली गईं। वहीं पैदल चलने वाले एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह इस मुसीबत से बाहर निकले। इसी तरह की तस्वीरें दूसरे इलाकों से भी सामने आईं। सौ बात की एक बात है कि हम लोगों की समझदारी का भी जवाब नहीं, जो भारी बारिश में जल भराव देखकर भी उसमें गाड़ी लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि इतना अंदाजा तो इटावा के लोगों को जरूर रहा होगा कि पुल के नीचे कितना पानी भरा है, क्योंकि ये संकट तो हर बारिश के बाद आता ही है, जिसका पक्का इलाज ढूंढने के बारे में न तो हम सोचते हैं और न ही प्रशासन को ख्याल आता है। अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यूज 18 के पारस दामा की रिपोर्ट है कि आरोपी राज कुंद्रा की हिरासत खत्म होने के बाद क्राइम ब्रांच ने उन्हें मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया, जहां क्राइम ब्रांच ने आरोपी से और पूछताछ करने का हवाला देकर कोर्ट से 7 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसका राज कुंद्रा के वकील ने विरोध किया और दलील दी कि क्राइम ब्रांच 200 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी राज कुंद्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दी। इसी के साथ ही उनकी ओर से जमानत के लिए किला कोर्ट में अर्जी भी दायर कर दी गई, जिस पर सुबह सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में बताया कि आरोपी के 2 प्राइवेट बैंकों के मौजूद अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को शक है कि प्लान बी पर काम करने से पहले पुराने ऐप से काफी डेटा डिलीट किया गया और यह काम आरोपी रायन थॉप ने किया होगा। लेकिन इसी बीच आरोपी राज कुंद्रा अपनी गिरफ्तारी के विरोध में बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए, मगर वहां भी उन्हें झटका लगा। न्यूज 18 के दिवाकर सिंह की रिपोर्ट है कि राज कुंद्रा ने क्राइम ब्रांच की गिरफ्तारी की कार्रवाई को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मुंबई पुलिस को इस मामले में कल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा। हाईकोर्ट से झटका लगने का मतलब यह है कि उन्हें एक रात जेल में बितानी हो, क्योंकि सुबह किला कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी। इस मामले में हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां सरकारी स्कूल खुलते ही बंदरों के एक झुंड ने दावा बोल दिया और पूरे स्कूल में आराम से घूमते नजर आए। यहां तक कि प्रिंसिपल के ऑफिस में घुसकर एक बंदर के बच्चे ने उसकी सीट पर कब्जा जमा लिया और उसे तहस नहस कर दिया, जिसे बाद में डंडा दिखाकर भगाया गया। यही नहीं बल्कि बाकी शिक्षकों के लिए भी ये बंदर सरदर्दी बन गए। एक टीचर के तो कंधे पर चढ़कर बंदर बैठ गया। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि इन्हें पकड़ने के लिए वन विभाग से मदद मांगी गई। इसके लिए मैं अभी कॉल करके बात करूंगा, जिससे कि इनको पकड़ने की कार्रवाई की जा सके और हमारे परिसर को मुक्त कराया जा सके इनसे। 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए लंबे वक्त बाद खुले स्कूल में बंदरों का आतंक यही नहीं थमा। बंदरों ने 2 लोगों को काट भी लिया, जिन्हें पैर में चोट आई। सौ बात की एक बात थी कि ग्वालियर हो या जंगलों के किनारे बसा कोई भी शहर, वहां बंदरों को धमा चौकड़ी मचाने का न्योता तो हम लोगों ने ही दिया है, क्योंकि जंगलों का अतिक्रमण हम लोगों ने किया और वहां नदियों किनारे रेत निकालने भी हम ही गए। और हमारी हलचल से परेशान बंदर जब गांव शहर में घुसे तो हमने उन्हें अपने खाने का चस्का भी लगा दिया, जिसकी तलाश में अब बंदरों के झुंड गलियों में टहल रहे हैं और रोकने पर काट खाने को दौड़ते हैं। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बाढ़ का पानी घटने के बाद साफ सफाई के काम ने जोर पकड़ लिया। भारी बारिश और नदियों में उफान की वजह से कुछ जिले बाढ़ में गिर गए। लेकिन जैसे ही पानी घटने लगा, उन इलाकों में जिंदगी को एक बार फिर पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी गई। सांगली में दुकानदार अपनी दुकानों की सफाई करते दिखाई दिए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें साफ दिखा कि बाढ़ के पानी ने शहर की तस्वीर किस कदर बिगाड़ दी। उन दुकानों में गंदे पानी से पड़े निशान कई फीट तक नजर आए। कुछ मकानों से तो पानी निकालने के लिए पंप का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ जो आते हैं हर साल, इससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। वहीं नगर निगम के कर्मचारी जहां तहां गिरे पेड़ों को हटाते दिखे। इसके लिए उन्हें पहले उन बड़े पेड़ों को मशीन से काटना पड़ा, तब जाकर उनका काम आसान हो सका। वहीं प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिया कि बाढ़ से बेहाल लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। We are expecting that in another couple of days the situation will be very much under control. हालांकि निचले इलाकों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाढ़ का पानी निकालते निकालते परेशान हो गए, क्योंकि जिले में कृष्णा नदी के पानी ने भारी तबाही मचाई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाके बाढ़ में पूरी तरह डूब गए, जिससे लोगों की मुसीबत बढ़ गई।
और इस आफत के बीच एक शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक दिन पहले जब बाढ़ के पानी ने हर तरफ अपना कब्जा जमाया हुआ था, उसी बीच एक दूल्हे ने नाव पर बैठकर अपनी बारात निकाली। यही नहीं, शादी के बाद उसने अपनी दुल्हन के साथ भी उसी नाव पर सवारी की। बाद में उसे अपने घर तक जाने के लिए दुल्हन को गोद में उठाना पड़ा, क्योंकि सड़क पर घुटनों तक पानी भरा था। कोल्हापुर में भी बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद हालात की जानकारी लेने खुद राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार वहां पहुंचे। सौभाग्य की बात है कि सांगली में बाढ़ से अभी किसी की जान जाने की खबर नहीं है और वहां बाढ़ का पानी भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि नदियों के पानी के साथ कुछ गांवों में मगरमच्छ घुस आए हैं और बाढ़ का पानी भी सड़ने लगा है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी। इसलिए वहां प्रशासन का पूरा जोर अभी सफाई और दवाई की व्यवस्था दुरुस्त करने पर। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। न्यूज़ 18 के रणवीर सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य के कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए 36 घंटों का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसका मतलब यह है कि इन जिलों में बेहद भारी बारिश होने का अनुमान। यही नहीं, विभाग ने अगस्त महीने में भी मानसून के पूरी तरह सक्रिय रहने का अंदेशा जताया। इसके साथ ही कुछ इलाकों में पहाड़ खिसकने की घटनाओं की भी चेतावनी जारी की गई, जिसे देखते हुए लोगों को आगाह किया गया कि वो उन जगहों पर न जाएं जहां लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। साथ ही लोगों को नदियों और नालों के नजदीक न जाने की हिदायत भी दी गई।